हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम लोग फर्स्ट एड एंड हेल्थ के लिए जो टोटल 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उसके लिए हम टोटल आपको 500 की एक सीरीज़ दे रहे थे। और जैसा कि आपको पता है कि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित जो 500 क्वेश्चन हैं उनको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया है। तो आपका चाहे कोई भी मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, आपके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए है ये। तो ये पार्ट नंबर 7 है। इसका मतलब अभी तक हमने आपको टोटल 6 क्लासेस दे दी हैं, ठीक है। हमने टोटल 6 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने आपको टोटल 300 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया है। क्योंकि एक वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस करते हैं, तो 6 वीडियो में कितना हो जाएगा, 300 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे। बाकी 6 पार्ट जो हमने अपलोड किए हैं आपने उनको भी देखा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम 7वां पार्ट स्टार्ट करते हैं 301 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 301 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? व्हिच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन? सेरेब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम या फिर नेफ्रॉन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेफ्रॉन जो है ये किडनी की, किसकी दोस्तों? ये किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही जवाब। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, ना कि ये मस्तिष्क का पार्ट है, ठीक है। चलिए, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 302। अगर कोई व्यक्ति निम्न शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है, निम्न शर्करा मतलब लो शुगर के कारण बेहोश हो जाता है, तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना या फिर पिलाना चाहिए? इफ ए पर्सन फेंट ड्यू टू लो शुगर, व्हाट शुड बी फीड और ड्रिंक इन फर्स्ट एड? फर्स्ट एड के रूप में उसे क्या ड्रिंक देना चाहिए? बताना आपको ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन या फिर वाटर। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। उसे फर्स्ट एड के रूप में हम ग्लूकोज दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 303। निम्न में से कौन से सिर की चोट नहीं है? निम्न में से कौन सा सिर की चोट जो है वो नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड इंजरी? ए हेमाटोमा या फिर हैमरेज या फिर कंकशन या फिर स्ट्रेन? तो 303 का जो सही जवाब है वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन, इसको हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं खिंचाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिंचाव बोलते हैं। और ये खिंचाव तब महसूस होता है जब मांसपेशियों पर चोट लगती है। जब मांसपेशियों पर चोट लग जाती है तब हमें स्ट्रेन महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है। तो इसका मतलब कि सिर के चोट से स्ट्रेन संबंधित नहीं है, अर्थात यह सिर की चोट नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 304। आपको बताना है कि मानव का जो संपूर्ण आहार नाल होता है लगभग कितना मीटर होता है? 8 मीटर, 9 मीटर, 10 या फिर 11 मीटर? हाउ लॉन्ग इज अ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल? ठीक है, ये होता है दोस्तों 9 मीटर। कितना होता है? 9 मीटर, जिसमें जो आपकी छोटी आंत होती है, जो आपकी छोटी आंत होती है और लगभग 6 से 7 मीटर लंबी, तो ये छोटी आंत ही आपकी हो जाती है, ठीक है। और यदि टोटल जो आहार नाल है आपका, मतलब आहार नाल मतलब वो दोस्तों जहाँ से भोजन होकर, मतलब कि आपके मुंह में भोजन, मुंह के अंदर भोजन लेने से और आपके गुदे द्वारा भोजन बाहर निकलने तक, अर्थात मल त्याग करने तक जिन रास्ते से होकर गुजरता है, मतलब कि मुंह के माध्यम से जिन रास्ते से होकर भोजन पूरा मल द्वार तक पहुंचता है, उसी को हम कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं दोस्तों? आहार नाल। और बेसिकली इसकी टोटल जो लंबाई होती है वो 9 मीटर होती है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। चलिए,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 305। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है? ठीक है, विच वन मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी? स्टोमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पैनक्रियाज। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पैनक्रियाज। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 306। किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है? विच आर्गन इज नोन एज द लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री इन ह्यूमन बॉडी? गुर्दा, यकृत, बड़ी आंत या फिर अन्न प्रणाली? किडनी, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर इसोफेगस, जिसको अन्न प्रणाली कहते हैं। तो 306 का दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लीवर। ठीक है, यकृत। यकृत को हम केमिकल फैक्ट्री के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में? केमिकल फैक्ट्री के रूप में जानते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन विच नो एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, और इसको हम डिटॉक्सीफाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सीफाइबर। तो चाहे डिटॉक्सीफाइबर की बात हो या फिर केमिकल फैक्ट्री की बात हो, ये दोनों के रूप में जाना जाता है हमारा लीवर। एक क्वेश्चन यहाँ से और आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछे, लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे पूछे तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है आपका लीवर। यदि कई बार सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन या फिर दूसरा सबसे बड़ा अंग नहीं पूछता, पहला पूछे तो पहला आपका क्या बताना है? त्वचा बताना है, स्किन। पहला सबसे बड़ा अंग कौन है? स्किन। हमने ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। यदि आपसे आंतरिक सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछे तब भी आपको लीवर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 307 नंबर। 307 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, दस्त की वजह से शरीर में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? विच न्यूट्रिएंट इज मेनली डिफिशियंट इन द बॉडी ड्यू टू द डायरिया? डायरिया जो होता है, दस्त या बोल लो, इसकी वजह से कौन से एलिमेंट या फिर कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में? फैट की, वाटर की, प्रोटीन की या फिर शुगर की? तो दस्त की वजह से या फिर डायरिया की वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, अर्थात पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो 307 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 308 नंबर। दस्त से प्रभावित 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी ढीला मल करे उसे हर बार कितना पानी देना चाहिए? हाउ मच वाटर शुड बी गिवन टू ए चाइल्ड अबाउट 10 ईयर्स of age affected by the diarrhea each time he has loose stool? जब भी वह दस्त करे तो उसको लगभग 300 ml, ठीक है, लगभग 300 ml उसको वाटर पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। यदि बच्चा 10 साल से छोटा है, लगभग 2 या 3 साल का है, तो कम से कम उसको 200 ml पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ ए पर्सन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग से भोजन का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है वो कौन सा है? अस्थि तंत्र, जिसको हम बोन सिस्टम बोलते हैं, या फिर मस्कुलर सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम? तो भाई देखो, फूड पॉइजनिंग से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खराब होता है, पाचन तंत्र हमारा खराब हो जाता है। बेसिकली फूड पॉइजनिंग क्या होता है? फूड पॉइजनिंग तब होता है जब हम किसी ऐसे भोजन को खाते हैं जिसमें बैक्टीरिया हो, वायरस हो या जीवाणु हो या फिर कोई अन्य विषैला पदार्थ उसमें मिला हो, या फिर भोजन हमारा संक्रमित हो, तो ये फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, जब हम संक्रमित वायरस युक्त, जीवाणु युक्त भोजन करते हैं, यही क्या होता है?
फूड पॉइजनिंग होता है, और फूड पॉइजनिंग से अपसेट स्टमक हो जाता है, मतलब कि हमारा पेट खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? अपसेट स्टमक, मतलब पेट खराब हो जाता है, और इससे डायरिया होती है, वोमिटिंग होती है, इत्यादि प्रॉब्लम्स हमारे हो जाती हैं हमें, किससे? फूड पॉइजनिंग से हो जाती है। ओवरऑल पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाएगी, डायरिया मतलब बार बार आपको दस्त आएंगे, वोमिटिंग होगी, उल्टी होगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भोजन विषाक्तता के कारण। ठीक है, तो चलिए सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 310 नंबर। त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, त्वचा की 3 लेयर बेसिकली होती हैं, और अब पूछ रहा कि आउटर लेयर आपसे पूछ रहा है, तो आउटर लेयर को किस नाम से जाना जाता है? एपिडर्मिस, डर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर होती है। ठीक है, कौन सी लेयर होती है? आउटर, मतलब सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे बाहरी परत। और आउटर लेयर के बाद आती है हमारी सेकंड परत, जिसको हम कहते हैं डर्मिस। ठीक है, सेकंड परत को डर्मिस कहते हैं, और सबसे आंतरिक परत को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो यदि हम बाहर से शुरुआत करें तो सबसे पहले कौन सी? एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, और सबसे बाहरी पूछ रहा था, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। और यहाँ पर हमने इमेज भी लगाई है, आप इमेज में देख सकते हैं। ये है आपकी त्वचा का माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लेयर है आपकी, ये जो ऊपर लेयर यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम कहेंगे एपिडर्मिस कहेंगे, और ये जो बीच की लेयर है इसको हम बोलेंगे डर्मिस, और ये जो नीचे की आपकी लेयर है इसको हम कहेंगे हाइपोडर्मिस। तो बेसिकली जो स्किन होती है हमारी, जो हमारी स्किन होती है उसके 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे, आप नहीं भूलेंगे अब। और 311 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जलना किस प्रकार का बर्न है? व्हाट टाइप ऑफ बर्न इज बर्निंग फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन? तो देखो, इलेक्ट्रिक बर्न वो होता है जब हम बिजली से जल जाते हैं, बिजली के कारण हमें करंट मार दे या फिर उससे हम जलते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब हम जलते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक बर्न कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन बर्न। जब हम अल्ट्रा वायलेट रेज से जलते हैं तो उसको हम कहते हैं सन बर्न। और यदि कोई हमारे ऊपर हानिकारक या फिर कोई बहुत ही घातक केमिकल हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे गिर जाता है, तो जब उससे हम जलते हैं तो उसको हम केमिकल बर्न कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312। निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को क्या कहते हैं? एक्सोहेशन कॉज्ड बाई डिहाइड्रेशन और हीट कॉल्ड, उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया या बुखार, या फिर शीतदंश, या फिर हीट एग्जॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसको दोस्तों कहते हैं हीट एग्जॉसेशन। क्या कहते हैं? हीट एग्जॉसेशन कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट नहीं, एग्जॉसेशन। यहाँ पर मान लो ATION जोड़ लो। और ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, मतलब कि अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एक्सीडिंग 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड फीवर, हाइपोथर्मिया, या फिर फ्रोस्ट बाइट, या फिर हीट एग्जॉस्ट। तो दोस्तों उसको हम कहेंगे फीवर। क्या कहेंगे? बुखार। आपने देखा होगा कि बुखार में आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर से एक्सीड कर जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? बुखार की स्थिति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 314 नंबर। जहर शरीर में किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है? द पॉइजन कैन बी एंटर इन द बॉडी
थ्रो व्हिच मीन्स, मतलब किन किन माध्यमों से जहर हमारे शरीर में निकल जा सकता है। बाय स्वेलिंग, निगलने के माध्यम से, बाय स्मेलिंग, सूंघने के माध्यम से, बाय स्किन या फिर स्किन के द्वारा, ऑल ऑफ द अबाउ। तो सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउ। इन तीनों माध्यमों से जहर हमारी बॉडी में जा सकता है। भाई मान लो अपने जहर की कोई गोली है, जहर की कोई पुड़िया है, या फिर किसी भी माध्यम से मान लो आप अनजाने में जहर खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो भी आपके शरीर पे जहर एंट्री मार देगा। सूंघने से भी जहर आपके बॉडी में जा सकता है और त्वचा के माध्यम से भी जहर जा सकते हैं। जैसे कि जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स कीटाणुनाशक, इनको हम बोलते हैं क्या, कीटाणुनाशक बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, ये सभी के जब हम प्रयोग करते हैं, बार बार इनको टच करते हैं, तो इनके टच करने से त्वचा के माध्यम से हमारी बॉडी में जहर चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 315 नंबर। निम्न में से कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती? कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती? लॉन्ड्री पाउडर, स्वीट वाटर, फर्नीचर पॉलिश या फिर इंसेक्टिसाइड, कीटाणुनाशक, इंसेक्टिसाइड्स। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भाई मीठा पानी में कोई विषाक्तता नहीं होता। मीठा जो वाटर आपका है, स्वीट वाटर तो अच्छा पानी है, इसमें कोई विषाक्तता नहीं होती है। तो 315 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वीट वाटर, मीठा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 316। अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के कौन से अंग तंत्र को प्रभावित करती हैं? द ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पाइल्स अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो 316 का जो सही जवाब है वो नर्वस सिस्टम। जो बहुत ज़्यादा यदि आप नींद की गोलियां लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 317। अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाता है? अगर हमारे जो लंग्स हैं बिकम अनहेल्दी, देन व्हाट इज नॉट अवेलेबल टू आवर बॉडी? विटामिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर प्रोटीन। तो भाई ऑक्सीजन हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा ना, क्योंकि फेफड़े ही तो ऑक्सीजन हमें देते हैं, और हमारे शरीर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, है ना, विषाक्त जो गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर हमारे जो लंग्स हैं वो अनहेल्दी हो जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन जो है उपलब्ध नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखो वायुमंडल में ना सिर्फ ऑक्सीजन थोड़े ना है, बहुत सारी गैसेस हैं वायुमंडल में, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम सारी गैसेस को अपने अंदर ले रहे होते हैं। ठीक है, वो हमारा फेफड़ा ही तो है जो ऑक्सीजन को अलग करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 318 नंबर। निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस कैन एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन? तो जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि जितने भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स हैं, ये देखो वीड किलर क्या है? ये भी एक तरीके का पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, खरपतवार नाशक। ठीक है, खरपतवार नाशक जो है ये। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और एल्कोहलिक पेय जो हैं, चारकोल जो हैं, डोमेस्टिक गैस तो आपके सूंघने से ही जहर फैलेगा भाई। जो घरेलू गैस हैं सूंघने से जहर फैल सकता है। मादक पे जो एल्कोहलिक पेय हैं, जब इनको आप मतलब पिएंगे, ठीक है, और निगलने से जहर फैलेगा। लेकिन जो वीड्स किलर हैं ये त्वचा के माध्यम से जहर फैल सकता है इनसे। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। सिर्फ वीड्स किलर ही नहीं, जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उन सभी से स्किन के माध्यम से आपके बॉडी में जहर एंट्री कर जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन है। प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद आप अपने हाथ को किससे धोना चाहिए? साबुन से, हैंड वॉश से, सैनिटाइजर से या फिर जो उपलब्ध हो?
तो इनमें से चाहे जो उपलब्ध हो आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट शुड यू वॉश योर हैंड विद आफ्टर गिविंग द फर्स्ट एड द अफेक्टेड पर्सन, तो विच इज अवेलेबल, जो अवेलेबल है। कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए। व्हाट टू डू इफ देयर इज स्टिचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट्स, आइस लगाएं उस पर हम, बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाएं, सोप या फिर नाना आप दिया भाऊ। तो देखो यदि आपको किसी कीड़े ने काट लिया है और आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, तो आप बेकिंग सोडा का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी खुजली आराम हो जाएगी। तो बेकिंग सोडा का पेस्ट जो है उसको अप्लाई करने से जो आपकी खुजली है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्पदंश से शरीर का रंग होने लगता है लाल, नीला, काला या फिर बैगनी। ड्यू टू द स्नेक बाइट्स कलर ऑफ द स्किन ऑक्योर। जब आपको सांप काट लेता है बेसिकली, तब आपके स्किन का कलर कैसा होने लगता है, तब आपके जो स्किन का कलर होता है वो रेडनेस होने लगता है, लाल होने लगता है और थोड़ी सी स्वेलिंग आने लगती है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं जब आपको सांप काटता है तो, ठीक है। और आपसे पूछा गया था, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी हमको याद आया, ये जो बेकिंग सोडा का पेस्ट है ना, ये एक तरीके से एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 322। जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पहले करें। यदि मान लो आपको कोई जानवर काट ले तो सबसे पहले फर्स्ट एड के रूप में आप क्या करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी डन इन द केस ऑफ एनिमल बाइट्स। रेस्ट करेंगे भाई, आराम करेंगे तब तो बात बिगड़ जाएगी। वॉश वाउंड विद सोप, घाव को अच्छी तरह साबुन से धोएं, हाँ ये आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा सही जवाब। ड्रिंक वाटर, इससे भी कोई काम नहीं होगा, ना नाप दिया भाव, ये भी नहीं, बी रहेगा हमारा राइट आंसर। हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने संवेदी अंग हैं। तो हम पिछली क्लासेस में आपको कई बार बता चुकी कि हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं, 5 मेनली सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं। आँख, सभी को पता होगा, आपको याद भी होंगे पांचों। आँख, कान हो गया, नाक हो गई, त्वचा हो गया और हमारी जीभ हो गई। बेसिकली वो सभी ऑर्गन्स जिनसे हम कुछ महसूस करते हैं, कुछ सेंस करते हैं, वो सभी सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ये 5 होते हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 324। कौन संवेदी अंग नहीं है। तो आँख है, नाक है, कान है, गला जो है ये सेंसरी ऑर्गन नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। विच इज नॉट सेंसरी ऑर्गन, तो थ्रोट, दिस इज नॉट सेंसरी ऑर्गन। और 325 है, आँख के पारदर्शी हिस्से को हम क्या कहते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड। कॉर्निया, आई वॉल, रेटिना या फिर कंजक्टिवा। तो रेटिना तो वो पार्ट होता है जहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ पर इमेज बनती है, मतलब कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो होता है हमारा रेटिना। रेटिना पे बनता है। तो आँख के पारदर्शी हिस्से को हम लोग कहते हैं कॉर्निया। अब चलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे से आपको समझाते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। ये देखिए आपके सामने एक इमेज है और इमेज आप देखिए कि कॉर्निया कहाँ पर है। तो ये जो है ये बेसिकली ये वाला पार्ट, यहाँ पर कॉर्निया आपको दिखाया गया है, ठीक है। और ये आपकी आइरिस है और ये जो आपका ये ब्लैक वाला पोर्शन है इसको कहते हैं पपिल्स, ठीक है। और ये है आपका लेंस, ठीक है। यहाँ पर और रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है ये है आपका रेटिना, ठीक है। तो ये सारी जैसे कॉर्निया, पपिल्स, लेंस, रेटिना, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 226। आँख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु का चित्र मस्तिष्क को भेजता है। विच पार्ट ऑफ द आईज सेंड द पिक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, द ब्रेन। तो मस्तिष्क को पिक्चर का जो पिक्चर बना है वो भेजने का काम कौन करता है, ये आपको बताना है।
तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया कि हमारा इमेज या फिर पिक्चर किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 327। 327 में आपसे पूछा जा रहा है कि कान सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए और क्या काम करता है? कान सुनने के अलावा और मानव शरीर में और क्या काम करता है? अपार्ट फ्रॉम हियरिंग व्हाट इल्स डज द ईयर डू फॉर ह्यूमन बॉडी? तो टू फील, तो ये भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि भाई अभी हमने आपको बताया था सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन आपको हमने बताया भाई सेंस करने का काम, महसूस करने का काम कौन कर रहा था? कान भी कर रहा था ना। तो टू फील, महसूस करना, ये भी काम करता है। टू बैलेंस, ये दोनों काम करता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 328। कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं जो सिर के किनारे से जुड़ा होता है? ये जो पोर्शन आपका होता है, मान लो ये कान है, तो ये जो बाहरी पोर्शन आपका ये निकला हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? पित्रा कहते हैं, एयरडम या कलिक्टिया कहते हैं, या काकलिया कहते हैं, या फिर स्टेपीडियस कहते हैं, ठीक है। पीना, एयरड्रम, कोलिक्लिया या फिर स्टेपीडियस। तो 328 का सही जवाब है आपका फीनिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सॉरी, पाइना कहते हैं। क्या कहेंगे? पाइना। पित्रा हिंदी में इसको बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा समझाते हैं आपको। तो पाइना क्या है? बेसिकली ये जो पार्ट आपका, ये जो बाहर पार्ट निकला हुआ, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? पाइना है, ठीक है। और कान के ऊपर यहाँ पर ये स्कल लगी हुई है। एयर ड्रम, ये जो कान का पर्दा आप जिसको बोलते हो, कान का पर्दा जिसको बोलते हो ना, यही होता हमारा एयर ड्रम, ठीक है। समझ गए होंगे आप। तो पाइना ये है, स्कल यहाँ पर है, और एयर ड्रम ये है। इमेज हम इसलिए लगा देते हैं दोस्तों ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आए और आप चीज़ों को भूलो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई सभी लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा। 329 नंबर क्वेश्चन है, कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं? इन विच पार्ट ऑफ द ईयर आर द सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस? आउटर ईयर, बाह्य कान, मिडिल ईयर या फिर इनर ईयर, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं, फिर उसके बाद उत्तर बताते हैं। तो ये देखिए कान, ये हमारे कान का पूरा स्ट्रक्चर है। ये है एक्सटर्नल ईयर, इतना पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा है एक्सटर्नल ईयर। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये है मिडिल ईयर, और ये है इंटरनल ईयर, ठीक है। इतनी बात आप समझे। चलिए अब दिखाते हैं आपको कान के किस हिस्से से सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा इनर ईयर, आंतरिक कान। सुनने का जो प्रोसेस पूरा होता है, ये देखिए, ये जो डिवाइसेस होती है, जैसे कोई ध्वनि एंट्री करती है, कोई जो आपकी साउंड है एंट्री करती है, ये पड़ता है एयर ड्रम पे, जिसको हम कान का पर्दा बोलते हैं। और ये जो छोटी सी हड्डी लगी हुई है, ये एयर ड्रम पर जितनी फोर्स से वो म्यूजिक अप्लाई हो रहा है, जितनी फोर्स वेव जो हैं, जो साउंड की वेव्स हैं, जितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं इस एयर ड्रम पे, ये सेंस कर, ये जो छोटी सी हड्डी लगी हुई ये सेंस करता है, और ये सेंस फिर यहाँ पर भेजता है। जिस तरीके से फिर हम लोग सेंस कर पाते हैं कि आखिरकार आवाज़ में कौन सा साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है इसके मैकेनिज्म के ऊपर। तो आपको सिंपली से इतना याद रखना है कि कान के किस हिस्से से सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं, तो आंतरिक कान में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 330। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा हमने बताया था सबसे बड़ा अंग है, और दूसरा सबसे बड़ा अंग है लीवर आपका। दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर है, ठीक है। और आंतरिक सबसे बड़ा अंग लीवर, सबसे बड़ा अंग है तो त्वचा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बड़ा अंग है त्वचा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 331। कैसी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं? तो शीशा, कील, कांटा, ये सभी के सभी जो वस्तुएं हैं
भाई त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा पर घाव भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबाउ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 332, बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के क्या कारण हैं? अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बारिश या फिर अत्यधिक खाना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हीट स्ट्रोक बाई एंड डिहाइड्रेशन? ठीक है, हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन के क्या कॉज हैं, क्या कारण हैं इन चिल्ड्रन? तो जब एक्सट्रीम हीट होता है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो बच्चों में वो डिहाइड्रेशन का एंड हीट स्ट्रोक का कारण बनती है। ठीक है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा सही जवाब भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 333 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में किसे शामिल नहीं करना चाहिए? हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द टास्क फोर्स सेटअप बाय द स्कूल फॉर फर्स्ट एड? चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर्स ऑफ मेडिकल सेंटर, भाई इनको तो शामिल ही करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फर्स्ट एड में। बैंक मैनेजर का वहाँ पर कोई काम नहीं है तो इनको हटा दो। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक भी और कनिष्ठ शिक्षक भी, मतलब कि सीनियर टीचर भी और जूनियर टीचर भी शामिल हो और एक डॉक्टर भी शामिल हो, लेकिन बैंक मैनेजर का कोई रोल नहीं है। तो बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सड़क दुर्घटनाओं के लिए कौन सा कारण ज़्यादा जिम्मेदार है? विच फैक्टर आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट इन इंडिया? मैकेनिकल रीजन्स, ह्यूमन रीजन्स। तो ये दोनों रीजन्स है भाई। मैकेनिकल रीजन्स, अगर सड़कें अच्छी हों, हमारे व्हीकल्स अच्छे हों, तो एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। और ह्यूमन रीजन भी है, कुछ लोग ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं तो उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों मैकेनिकल एंड ह्यूमन दोनों रीजन्स पाए जाते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी दोनों। 335 नंबर क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का प्रमुख कारण बनती हैं? तो देखो, वैसे तो देखा जाए, ऐसे सामान्यतः देखा जाए, यदि हम सामान्यतः बात करें तो यदि आपको गंभीर चोट लग गई तो आपकी मृत्यु हो सकती है गंभीर चोट लगने से। मतलब कि जिसके भी चोट लगे गंभीर, उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो जो 50 से 60 वर्ष के आयु वर्ग है, 50 से 60 या 50 से 60 ईयर का जो ग्रुप है, इनका रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तरीके से बच्चे और जो नौजवान होते हैं वो रिकवर कर लेते हैं अपनी चोट को, लेकिन जो बूढ़े होते हैं 50 से 60 की एज वाले होते हैं वो रिकवर नहीं कर पाते, तो उनकी मृत्यु ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 336, भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन? तो एडमिनिस्ट्रेशन का तो रोल होता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है सबसे ज़्यादा वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जो आपदाओं के प्रबंधन करने में। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिजास्टर इन इंडिया? ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसके जो हेड होते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जो हेड होते हैं वो भारत के PM होते हैं। जो भी उस समय भारत का PM होगा, प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, वो हेड होगा किसका? NDMA का, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। तो भारत में आपदाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो केंद्र सरकार होती है। बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय कौन है? ठीक है, हु इज़ द नोडल मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स? ठीक है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो जो होम मिनिस्ट्री होती है, होम मिनिस्ट्री ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, या फिर नोडल मंत्रालय जो होते हैं वो होते हैं गृह मंत्रालय। ठीक है, केंद्र सरकार में जो नोडल मंत्रालय होता है वो कौन होता है?
गृह मंत्रालय होता है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। और प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन कौन करता है? तो नोडल मंत्रालय ही करता है, ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 338। वे आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? डिजास्टर अराइजेस ड्यू टू द अर्थक्वेक, ठीक है, डिजास्टर अराइजेस ड्यू टू द अर्थक्वेक आर कॉल्ड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, जियोफिजिकल रिलेटेड डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर या फिर बायोलॉजिकल डिजास्टर। बायोलॉजिकल डिजास्टर तो वे होते हैं जो किसी वायरस, जैसे अभी कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना आया था, तो एक तरीके से ये भी डिजास्टर ही है। तो ये कैसा डिजास्टर है? ये बायोलॉजिकल डिजास्टर है, ठीक है, बायोलॉजिकल डिजास्टर है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था कि भूकंप, अर्थक्वेक के बारे में पूछ रहा था। तो अर्थक्वेक जो है ये जियोफिजिकल रिलेटेड डिजास्टर है। कैसा है? जियोफिजिकल रिलेटेड डिजास्टर, अर्थात भूभौतिकी संबंधी आपदाएं हैं ये। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 339। अगर बच्चा जन्म होने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए? इफ़ ए बेबी इज अनेबल टू ब्रीथ आफ्टर बर्थ देन व्हाट वी शुड डू? चेस्ट रबिंग करनी चाहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उसके छाती को हल्का सा रगड़े अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, पेट को नहीं रगड़ना, सिर को नहीं, पीठ को नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी है? एट व्हाट एज सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी? तो देखा जाए तो हर उम्र में भाई ज़रूरी है, और लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्ट कहाँ से हो जानी चाहिए? तो ये चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। और वैसे तो ये एजुकेशन मतलब कोई भी एजुकेशन हो और ज़रूरी होती है वो हर एज ग्रुप के लिए, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो बाल्यावस्था से होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 341 नंबर। सही यौन शिक्षा किन रोगों को रोकने में मदद कर सकती है? HIV संक्रमण संबंधित, किडनी संक्रमण संबंधित, हड्डी संक्रमण या फिर मस्तिष्क संक्रमण। HIV इन्फेक्शन रिलेटेड, किडनी इन्फेक्शन रिलेटेड, बोन इन्फेक्शन रिलेटेड या फिर ब्रेन इन्फेक्शन रिलेटेड। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी? HIV है भाई। HIV क्या होता है? ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसके कारण से एड्स होता है, ठीक है। तो सही यौन शिक्षा किन रोगों को रोकने में मदद कर सकती है? तो HIV इन्फेक्टेड इन्फेक्शन रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं उनको रोकने में हेल्प कर सकती है, ठीक है, सही यौन शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 342। मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है, आपको ये बताना है। तो 342 का सही जवाब हो जाएगा भैया गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? किडनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये तो एयर फिल्टर का एक तरीके से काम करता है हमारा लंग्स। फेफड़ा क्या है? सॉरी, हार्ट क्या करता है? पंप करने का काम करता है, ठीक है, ब्लड को पंप करने का काम करता है हार्ट हमारा। और किडनी क्या करता है? शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। फिल्टर करने का काम कौन करता है दोस्तों? और किडनी करती है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 343। कौन सा अंग रक्त के से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है? Which organ makes urine by the filtering waste and excess water from the blood? लंग्स, हार्ट, किडनी या फिर स्टोमक? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किडनी। सही जवाब क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और किडनी, देखो एक क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, ये है आपकी किडनी और किडनी का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। किडनी का जो एनाटॉमी है यहाँ पर हमने इमेज में आपके सामने पूरा का डिटेल में रखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो किडनी है ये यहाँ पर सिचुएटेड होती है, यहाँ पर लोकेटेड होती हैं। आप ये देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किडनी का शेप कैसा होता है, किडनी का आकार कैसा होता है, ठीक है, शेप कैसा होता है। तो किडनी का शेप जो होता है वो बीन की शेप का होता है। किसकी शेप का होता है?
बीन्स की शेप मतलब सेम। आपने सेम का बीज देखा है? जो सेम का बीज होता है, देखिए बिल्कुल सेम के बीज के जैसे लग रहा है ना, तो बीन की शेप का होता है हमारा किडनी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 344, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं वो उसे क्या कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर नंबर्स इज कॉल्ड। रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिस्पायरेशन, डिहाइड्रेशन या फिर हीटिंग। तो दोस्तों उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपने नंबर्स में इंक्रीज करते हैं, अपने नंबर्स में वृद्धि करते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 345 है, शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति कौन सा अंग करता है? टेस्टिस करती है, या फिर अधिवृषण जिसको कहते हैं, एपिडाइमिस, या फिर वास डिफरेंस, या फिर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म एंड प्रोड्यूस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो ये है भैया टेस्टिस। ठीक है, स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन के जो निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है, वो कौन करता है? टेस्टिस करती है, वृषण करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब किस में पाई जाती है? तो ये फीमेल्स में पाई जाती है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 346, निम्न में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है? तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब दिया है, ये फीमेल्स में पाई जाती है, ये मेल्स में नहीं पाई जाती है। और पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी अधिवृषण, शुक्रवाहिका, प्रोटेस्ट, ये सभी के सभी मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 347, एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया होती है? हाउ मेनी टाइम्स डज ए हेल्दी ह्यूमन रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कोई व्यक्ति 12 से 18 बार सांसें लेता है। कितनी बार? 12 से 18 बार सांसें लेता है। ठीक है, यहाँ 15 से 18 लिखा हुआ है, 12 से 18। ठीक है, मिनिमम 12, मैक्सिमम 18। तो इस हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक विजातीय तत्व भी डैश द्वारा उत्सर्जित होते हैं। मैनी एक्जोटिक एलिमेंट आर आल्सो इमिटेड बाई डैश। रिस्पायरेशन के द्वारा, डाइजेशन के द्वारा, या फिर उत्सर्जन के द्वारा, जिसको कहते हैं, एक मिनट दोस्तों, हाँ, या फिर उत्सर्जन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन द्वारा। तो देखो, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वास के माध्यम से हवा अपने अंदर लेते हैं। तो हालांकि लेकिन सबसे उचित जो विकल्प होगा वो होगा उत्सर्जन, ना कि श्वसन, है ना। उत्सर्जन क्या होगा कि जितने भी, उत्सर्जन का मतलब ही यही है कि जितने भी हमारे अंदर जो विजातीय तत्व आ जाते हैं, एक्जोटिक एलिमेंट आ जाते हैं, उनको हम उत्सर्जन के द्वारा क्या करते हैं? अपनी बॉडी से बाहर निकाल फेंकते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 349, गले में सूजन या फिर फेरिंजाइटिस होने पर क्या परेशानी होती है? गले में सूजन या फिर फेरिंजाइटिस होने पर क्या परेशानी होती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ देयर इज स्वेलिंग एंड फेरिंजाइटिस? फेरिंजाइटिस इज द थ्रोट। गले में दर्द होगा, खुजली होगी, जलन होगा, या फिर ये सभी होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होगा। इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, और आप सभी को बताना है क्लास 7 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका सभी को सभी आंसर देना है भाई। स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ, धुआं किसका मिश्रण है? धुआं किसका मिश्रण है? गर्म कणों का, गैसों का, उपर्युक्त दोनों का।
तो गर्म कणों का भी, गैसों का भी। धुआं इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। हॉट पार्टिकल्स एंड गैसेस बोथ ऑफ द एबाउ। ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास को देखकर। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय हिंद।